Hello everyone, here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 83वां कार्यक्रम में आज हमें जिन महानुभाव का पाथेय मिलने वाला है, आप हैं श्रीमान डॉक्टर रुपेश कुमार जी, सहायक प्राध्यापक हैं करोरीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ISSSDC संयुक्त सचिव भी हैं आप। तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज हमें डॉक्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी का व्याख्यान सुनने को मिलेगा। तो पूरी टीम की ओर से डॉक्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी का स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मुझे एक मौका मिला स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम में जुड़ने का मनीष जी के माध्यम से, और मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बार साक्षात्कार फेसबुक लाइव के थ्रू मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूं। जो कि आज मुझे विषय बताया गया है मनीष जी, नमस्कार, पर्यावरण और नदी, यही है मनीष जी अपना विषय जी। पर्यावरण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पर्यावरण की आज बात की जा रही है, हजारों वेबिनार हुए कई सालों से, पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे संसार में इस तरह के वेबिनार सेमिनार चलते रहे हैं। अब तो ऑनलाइन वेबिनार हैं, पहले साक्षात्कार में मिलना होता था विद्यार्थियों से, महानुभावों से। जैसे कि पर्यावरण की बात की जा रही है, मैं मनीष जी अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल जी जी। ठीक है। पर्यावरण का अर्थ अर्थात क्या? पर्यावरण मतलब प्रकृति जगत के बारे में। प्रकृति जगत जो कि भारतीय दृष्टिकोण से ये देखा गया है 5 चीजों से बनी है: भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतु, जो हमारा आवर्त है। यही हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। इसी को हम बाह्य पर्यावरण वो कहते हैं। बाह्य पर्यावरण, पर्यावरण की जब भी बात आती है तो भारी पर्यावरण की बात होती है, की जाती है। लेकिन एक दूसरा पर्यावरण भी है जिसे हम कहते हैं आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण का अर्थ क्या? आत्मा का पर्यावरण। आत्मा का पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण देखा जाए तो दोनों ही परमात्मा के बनाए हुए, और दोनों के अंदर ही हमें एक लायता अर्थात एक ही पन ही लाना पड़ेगा। यही अपना हिंदी दृष्टिकोण है। वेस्टर्न पर्यावरण की अगर हम बात करें, वेस्टर्न पर्यावरण के अंदर जो इंग्लिश हमें लिटरेचर में पढ़ाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी एक छोटे सिस्टम के अंदर जो कंसिडरेशन है, हम उसे इकोलॉजी मानते हैं। अगर इकोलॉजी शब्द का अगर हम मीनिंग देखें, जो कि ग्रीक वर्ड है इकोलॉजी, मतलब जिस शब्द से आया, दैट इज कॉल्ड ओकियोसोलॉजी। व्हाट इज ओकियोसोलॉजी? ओकियोसोलॉजी का मतलब ओकियोस प्लस लॉजी। ओकियोस का मतलब ये होता है कि निवास स्थान, और लॉजी मतलब निरीक्षण। अर्थात वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जब इकोलॉजी वर्ड लाया जाता है तो उसका अर्थ है निवास स्थान का निरीक्षण करना। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण ये कहता है कि मनुष्य जगत समूची धरती उसका निवास स्थान है। तो पूरा ही एक इकोलॉजी है, और हमें इसी इकोलॉजी का, पूरे समुच्च धरती का एक सबसे जरूरी जो पहलू है वो है अध्ययन करना, अनुसंधान करना, संरक्षण करना। और इसी को इकोलॉजी और पर्यावरण हम जानते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। आज पर्यावरण की हर देश बात कर रहा है। पर्यावरण इतना इम्पोर्टेंट विषय बनता जा रहा है कि बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे देशों की सरकारें ये कह रही हैं कि जितना भी आप कमाएंगे उसका 2% CSR पे खर्च करेंगे, और जितना भी आपका आउटपुट आएगा, टॉक्सिक वेस्ट आएगा, उसको भी आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण
को नुकसान ना पहुंचे, उसको सेव करके उस CSR का पैसा उस पर खर्च करेंगे। आज बहुत सी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन, बहुत सारी तकलीफें बढ़ रही हैं, और इस सब का कारण है पर्यावरण का दूषित होना या पर्यावरण का नष्ट होना। पर्यावरण अर्थात क्या? हम पर्यावरण की जब बात आती है तो अर्थात हम प्रदूषण, पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक शब्द है प्रदूषण। प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का क्या एक मीनिंग हम क्या लेते हैं अपने भारतीय दृष्टिकोण में? भारतीय दृष्टिकोण ये कहता है पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तो ये असंतुलन किन चीजों में उत्पन्न हो रहा है? असंतुलन हमारे भौतिक, रासायनिक, जैविकीय तत्वों के अंदर आवश्यकता से अधिक उपस्थिति चीजों की, यही असंतुलन या इम्बैलेंस कहलाएगा। भारतीय दृष्टिकोण अगर हम देखें, पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण शब्द का प्रयोग नहीं करता। भारतीय दृष्टिकोण जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे कहते हैं विकृति और विषम स्थिति। विकृति अर्थात यानी प्रदूषण आ गया, विषम स्थिति अर्थात संतुलन बिगड़ गया। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि कोई भी, चाहे जल हो, वायु हो, मट्टी हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, तो इन चीजों में भौतिक, रासायनिक और जैविकीय चीजों में तत्वों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति होना, मतलब विकृति और विषम परिस्थिति, संतुलन बिगड़ गया यानी प्रदूषण आ गया। हम सिर्फ बाहरी प्रदूषण के बारे में चर्चा करके ही प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता। बाहरी प्रदूषण अर्थात जिसे आज हम कह रहे हैं मट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु में अधिक तत्वों की उपस्थिति, वो बाहरी प्रदूषण है। एक दूसरे तरह का प्रदूषण भी देखा गया है जिसे बोलते हैं आंतरिक प्रदूषण। मैंने इसकी अभी चर्चा भी की। आंतरिक प्रदूषण मतलब आत्मा का प्रदूषण। ये आत्मा का प्रदूषण कहाँ से आ रहा है और इस आंतरिक प्रदूषण का बाहरी प्रदूषण से क्या लेना देना है? सिर्फ हमें बाहरी प्रदूषण को सही करके हम प्रदूषण को, सभी तरह के प्रदूषण को सही नहीं किया जा सकता। आंतरिक प्रदूषण को सही करने के लिए हमें समझना पड़ेगा आंतरिक प्रदूषण को। आंतरिक प्रदूषण दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, मानसिक और बौद्धिक कुसंगताओं में। मन में, मानसिकता में, बुद्धि में विकार, कुसंगताएं या लालसा उत्पन्न होने से यह आंतरिक प्रदूषण होता है। जब तक हमारा समाज, पूरा संसार इस चीज को नहीं समझेगा, हम बाहरी प्रदूषण को सही नहीं कर सकते। पहले मनुष्य के भीतर प्रदूषण जगता है, प्रदूषण की इच्छा जगती है, लालसा उत्पन्न होती है, विषम स्थिति उत्पन्न होती है और उसका प्रकटीकरण भारी प्रदूषण के रूप में भारी असंतुलन उत्पन्न होता है। अर्थात जो भारी प्रदूषण है उसका उत्पन्न होने का कारण आंतरिक प्रदूषण है। और ये आंतरिक प्रदूषण जब तक सही नहीं होगा तब तक भारी प्रदूषण सही नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें, संसार के अंदर पुरुष सबसे सर्वोच्च प्राणी है, सबसे ऊंचा फूड चेन के अंदर है। पुरुष और लोका पुरुष अर्थात ऐसे पुरुष महर्षि मुनि जो संसार की हर चीजों पे, सातों इंद्रियों पे विजय पाए, दो चीजों से, 6 चीजों से बने हुए हैं। अगर हम देखें, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चेतना, ये 6 की 6 हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूरा पुरुष रूपी जीवन इन्हीं 6 चीजों से बना हुआ है। संसार के हर एक प्राणी में इन 6 चीजों का अनुपात रहेगा, ये तय है।
ईश्वर ने तय कर दिया इन 6 चीजों का अनुपात रहेगा। अगर ये अनुपात बिगड़ जाए, अर्थात विषम स्थिति हो जाए, तो पुरुष रोगाग्रस्त हो जाता है और उसका कायिकी, शारीरिक, मानसिक, वाचिक कर्मों में अति आ जाती है और असंतुलन और विषम स्थिति काल उत्पन्न होता है। असंतुलन अर्थात इम्बैलेंस, विषम स्थिति काल अर्थात बुरा समय आना चालू हो जाता है। और इसका अर्थ ये भी हुआ अर्थ और काम में विकृति आना, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और रिजल्टेंट क्या होता है, आज जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड जिस शब्द का नाम दे रहा है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रदूषण की समस्या का उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो आंतरिक प्रदूषण है। और आंतरिक प्रदूषण मैंने जैसे भी बताया कि अपनी 6 तत्वों में कमी आना या 6 तत्वों के अनुपात में बिगड़ जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अब जैसे बात कही गई कि काल का अर्थ है हमारा बुरा समय, बुरा कहा जाता है बुरा समय आ गया, बुरा समय चल रहा है या बुरा काल आ गया। पर्यावरण के संदर्भ में कहा जाए, बुरे काल का अर्थ है सर्दी, गर्मी, वर्षा और ऋतुओं में अधिकता आ गई, अतियोग आ गया, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई। और अर्थ के तत्वों में यानी इन काल के ये जो वर्षा, गर्मी, सर्दी, इनके अंदर अति आने के कारण तत्वों में, मनुष्य रूपी तत्वों में, जिसे हम कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के विषय में अति आ गई। इन्हीं चीजों में अति आने की वजह से मनुष्य के अंदर कायिक, मानसिक और वाचिक कर्मों में अति हो गई। कायिक, मानसिक और वाचिक कर्मों में अति होने की वजह से विकृति उत्पन्न हुई मनुष्य में, और जिसके कारण मनुष्य प्रदूषण करने लगा और जिसके कारण आंतरिक प्रदूषण आ गया। आंतरिक प्रदूषण आने का क्या सिम्टम होते हैं मनुष्य के अंदर, उसकी धी, धृति, स्मृति, अर्थात धी अर्थ मतलब बुद्धि, धृति मतलब मन की दृढ़ता और स्मृति, इनके अंदर विकार आया। विकार आने से इन तीनों को हमने प्रज्ञा अपराध का नाम दिया। जब आंतरिक प्रदूषण आता है मनुष्य के अंदर तो बुद्धि, मन की दृढ़ता और स्मृति मिलके काम करते हैं प्रज्ञा का अपराध मनुष्य के अंदर, और जिससे उत्पन्न होता है प्रदूषण। प्रदूषण की समस्या का समाधान करना है तो केवल मात्र भारी कारणों की चिंता कर लेने से पर्याप्त नहीं है, उनका समाधान कर लेना प्राप्त ही नहीं है। इसके लिए आंतरिक कारणों को भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। आंतरिक और भारी कारणों को समांतर समाधान करना ही पड़ेगा, जब भी हम पर्यावरण के प्रदूषण का संतुलन कर पाएंगे। असंतुलन और विषम परिस्थिति काल में अर्थ और आज एक बहुत बड़ी बात की जा रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड करता है प्रदूषण को 3 चीजों में डिवाइड करता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, कि इन चीजों के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें कि पानी दूषित हो गया है तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पहली मनुष्य के लिए ये प्रकट होती है, पानी पीने के लिए नहीं है तो पानी कहाँ से लाएं, और पानी का संकट खड़ा हो जाता है मनुष्य के लिए। अगर देखा जाए ये जो पानी का प्रदूषण है
क्या हजारों साल से है, लाखों साल से, जब से ये सभ्यता बनी है। पानी का प्रदूषण पिछली शताब्दी में भी था, अगर देखा जाए उससे पिछली शताब्दी में भी था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर बनी है। और इस समस्या का सबसे गंभीर होने का जो कारण है, अगर देखा जाए, इस समस्या का सबसे ज्यादा गंभीर होने का कारण है खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि। खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, ये सबसे बड़ा कारण है। ये कैसी दृष्टि है? अगर हम देखें कि खंडित यांत्रिक दृष्टि की किस तरह की दृष्टि है, पूरा संसार ये मानता है, वेस्टर्न वर्ल्ड, कि सृष्टि के किसी भी हिस्से को काटा जा सकता है। सृष्टि के किसी भी हिस्से को काटा जा सकता है, पीट लो, तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि के। ये इसे कहते हैं खंडित यांत्रिक दृष्टि। हम कितना भी खनिज निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति से हम कितना भी ले सकते हैं। प्रकृति के संबंध में दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? एक फ्रांस के एक वैज्ञानिक रहे, बेकन जिनका नाम रहा, जो ये कहते हैं, जिनका ये विचार है, हमें इस प्रकृति का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहिए। हम चेतना हैं, हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं। इस जड़ को अपने सुख पाने के लिए जितना उपयोग कर सकें, ये हमारा अधिकार है। ये पश्चिमी विचार है। एक और विचार पश्चिम में चला, एक उपमा ये भी चली, प्रकृति उस महिला के समान है जिसके पास बहुत सारी चीजें छुपी हैं, और उससे जितना भी चुरा लो वो एक चुड़ैल की तरह है। इसी में आपका कल्याण होगा, इसी में सारे मनुष्य जाति का विकास होगा। इसी में प्रकृति पर विजय, प्रकृति का शोषण, कल्याण और प्रकृति के साधनों का शोषण के आधार बनेगा। और सबसे बड़ी जो गलत धारणा है प्रकृति के बारे में, विकास क्या है? हम विकास की आज बात कर रहे हैं। पूरा संसार कोरोना लॉकडाउन में ये बता रहा है विकास रुक गया है। विकास यानी विकास को गलत ढंग से परिभाषित करना। अधिक से अधिक उत्पादन, जितना हम उत्पादन करेंगे विकास बढ़ेगा। आज हमारा पड़ोसी देश है चाइना, संसार में सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। जिस चीज में देखें चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। जो चीज बनानी हो चाइना उस माल को बनाने में नंबर 1 पे है। अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक से अधिक उपभोग होगा, अधिक से अधिक लालसाएं जागेंगी, और परिणाम स्वरूप हमारे सामने प्रदूषण होगा। गलत उत्पादन तंत्र और गलत तकनीक, जिसे हम आज टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उत्पादन तंत्र और उत्पादन तकनीक प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक शोषण कर रही है। ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग और भारी भारी मशीनों को चालित कार्य प्रणाली पर आधारित है, जिसे हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी के परिणाम देखिए आज क्या हो रहा है। भूमि का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है, खेतों के अंदर तरह तरह के बड़े बड़े फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। भूमि में अन्न, वनस्पतियां, फल फूल जो आज हम खाते हैं, सब में अत्यंत अधिक मात्रा में क्या है? रसायन, केमिकल, जिसे पेस्टिसाइड्स कह रहे हैं। हम लोग सेब खा रहे हैं, सेब हमें ताकत देता है, और ऐसे ताकत देने वाले हम सेब, सुंदर सुंदर लाल लाल सेब खा रहे हैं। हरी सब्जियां खा रहे हैं। कहा जाता है हरी सब्जियां खाना, सलाद खाना हमारे शरीर को मजबूती देता है, लेकिन उसमें भी पेस्टिसाइड्स। संपूर्ण भूमि में केमिकल्स और पेस्टिसाइड की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई है। ऐसा अगर अपने ध्यान आता है, पंजाब में एक ऐसा क्षेत्र भी है
ऐसा एक राज्य का टुकड़ा भी है जहां इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया कि वहां कैंसर के सबसे ज़्यादा केस उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात केमिकल्स को डाल डाल के अधिक से अधिक मात्रा में सब्जियां और फल उगाना, जिसकी वजह से कई तरह के नुकसान, प्रदूषण, शारीरिक प्रदूषण, और ये सब किसकी देन है? जो वर्तमान टेक्नोलॉजी की ये सारी देन है। परंपरागत तरीके जो थे हमारे जमीनों को जोतने के, वो बैल की बजाय ट्रैक्टर ने ले लिए। बैल जब भूमि को जोतता था तो 9 इंच भूमि जोती जाती थी और उसके नीचे केंचुआ अच्छी वृद्धि करता था और अच्छी खाद बनती थी। परंपरागत तरीकों को छोड़ के ट्रैक्टर का उपयोग किया जाने लगा और कारण 2 फुट जगह जोत ली जाने लगी। केंचुआ भी मर गया और केंचुए के माध्यम से जो चीज जमीन उर्वरक बननी थी वो भी बनना बंद हो गई। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक कृषि में अत्यंत अधिक प्रयोग क्यों बढ़ता जा रहा है? ये हमने सोचना होगा, ये विचारणीय विषय। जमीन में रासायनिक खाद डालकर खेती करना का मतलब क्या है? जैसे मनुष्य को शराब पिलाने की तरह होता है। शराब क्या करती है? प्रारंभ में उत्तेजना पैदा करती है, किंतु अंत में जीवनदायी शक्ति को नष्ट कर देती है। अर्थात केमिकल्स और पेस्टिसाइड धरती को बंजर बना देते हैं, जिसका कारण स्वरूप आज अगर हम यूरोप के नजदीक एक बहुत बड़ा देश जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश में हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन दिन पे दिन बंजर बनती जा रही है। उसका कारण रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यंत अधिक उपयोग करना। तो वर्तमान टेक्नोलॉजी वन संसाधनों, भूजल का दोहन, भूमि की उर्वरकता को कम करना, तो ये सब कारण है वर्तमान टेक्नोलॉजी। मैं यही कहूंगा कि इसका कारण जीवन शैली, हमारी जीवन शैली, उपभोक्ता शैली है। जितना हम उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, संकट प्रदूषण का बढ़ता ही जा रहा है। और ये संकट प्रदूषण का जो बढ़ता जा रहा है, इस संकट के कारण हम बहुत सारी वैश्विक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर देखा जाए, अधिकतर संसार के ऋषि मुनि, इंटेलेक्चुअल्स समस्या ये बता रहे हैं, आने वाला जो युद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर, उसका सबसे बड़ा कारण होगा पानी, जिसे कहेंगे वैश्विक जल समस्या। हर राज्य अपने पानी पे अधिकार समझता है और पानी पे अधिकार इस तरह से समझा जाता है कि इतने गैलन पानी है, हम इतना गैलन पानी रखेंगे और दूसरे राज्य को नहीं देंगे। राज्यों में नहीं, देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होने का कारण ही जल की ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ये जो जल समस्याएं क्रिएट हुई हैं, प्रकृति के अंदर सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है जिसे हम कहते हैं, और इस फ्रेश वाटर को हम किसी ना किसी माध्यम से दूषित कर रहे हैं। अगर हम देखें, हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे हम दूर भाग रहे हैं। प्रत्येक नागरिक सामाजिक और मॉरल वैल्यूज के पार्ट को तो जरूर पढ़ता है कक्षाओं में, कॉलेजों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, लेकिन जब धरातल पे देखा जाता है अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या जल की सिर्फ हम जरूरत देखें? आज अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की लाखों स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से बड़े बड़े घरों की कीमत है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अपने दिल्ली के अंदर द्वारका है और नजफगढ़ है, जहां की पर स्क्वायर फीट कीमत, अगर हम एक
MIG फ्लैट लें, 90 लाख का है फ्लैट की कीमत है, चौथा फ्लोर है, 5वां फ्लोर है, आपको मिल जाएगा 90 लाख रुपए देके। क्या कभी रियल एस्टेट बिल्डर से या किसी प्रॉपर्टी डीलर से कभी आपने पूछा है कि जी पानी कितना आता है? आपको तुरंत जवाब मिलेगा, जी नीचे कॉमन पानी का रिजर्वायर बनाया हुआ है, 2 घंटे सुबह आता है, 2 घंटे शाम को। कौन सा पानी? ऐसा पानी जो 700 फुट से निकाला जा रहा है। सभ्यताओं को नदी के नजदीक बसाया गया, शहरों में नदियां को दूर भगाया गया, शहर नदियों से दूर भागते जा रहे हैं, कीमत बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन वो रियल एस्टेट ये नहीं बता पा रहा कि पानी कहाँ है। द्वारका के अंदर आज भी हजारों फ्लैट, नजफगढ़ के अंदर आज भी हजारों फ्लैट खाली पड़े हैं। किसकी वजह से? पानी की कमी की वजह से। पानी नहीं। भारत की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक मात्र एक नदी है, यमुना माता। और जैसा कि कहा गया, हमें इसे यमुना माता बोलते हैं। माँ को के चरण स्पर्श किए जाते हैं, सुबह उठ के वंदना की जाती है और माँ हमारा ध्यान रखती है। माता तो हमारा ध्यान रखती है, लेकिन हम उसके पुत्र उस माता का कितना ध्यान रखते हैं। अपनी जो यमुना नदी है, अगर हम देखें, ये नदी हरियाणा से आ रही है और हरियाणा से दिल्ली में मिलती है। और अगर आप पीछे हरियाणा से देखें, पंजाब से, पंजाब के पीछे हिमाचल से, तो हिमाचल से जाती हुई ये नदी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद दूसरा जो राज्य है उत्तर प्रदेश। जब ये नदी इन 5 स्टेट से गुजरती है, तो पहला स्टेट में जो जल है बड़ा सुंदर और बड़ा मीठा जल है। जल की जो क्वालिटी है और प्योरिटी है धीरे धीरे घटती जाती है, और जब तक ये जल यमुना नदी दिल्ली राज्य में एंटर करता है, तो अगर आप देखें वजीराबाद पुल के बाद इसकी अति हो जाती है, बड़ा दुखदाई जल बन जाता है। वजीराबाद पुल के बाद, बैराज के बाद इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नदी कम, ये नाला ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्या कारण हो गया कि दिल्ली में घुसने के बाद नदी की स्थिति बड़ी खराब हो गई? कहा जाता था कि शहरों में जो जाएगा बहुत फलेगा फूलेगा। एक हमारी माता दिल्ली राज्य में घुसने के बाद फल फूलने के बजाय एक विकरणीय स्थिति में आ गई है, कालापन आ गया है। माता के जल के अंदर कालापन, स्मेल, कई तरह की विषमताएं आ गई। प्रदूषण हो गया है, जिसे हम पूज रहे हैं, छठ पूजा पे पूजे, दशहरा क्या पूजे, उस माता की स्थिति ऐसी हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य के द्वारा किए गए कारक। मैंने आपको बताया, आंतरिक प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि बाहरी प्रदूषण की चिंता ही नहीं है। शहरों के अंदर मनुष्य उपभोग शैली को बढ़ाता जा रहा है, भोग करता जा रहा है। शहरों में या पूरे सभ्यता के अंदर साबुन नाम की चीज नहीं होती थी। हम मट्टी से कपड़े धोते थे, मुल्तानी मट्टी से नहाते थे, जिसकी वजह से प्रदूषण इतना नहीं होता था। धीरे धीरे सभ्यता बदली, मनुष्य की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, नए नए सोप आने लगे। किस तरह के सोप आने लगे? खुशबूदार सोप आने लगे, कपड़े धोने के नए नए सोप आने लगे। अगर आप मार्केट में जाएं, हजारों तरह के नहाने के, कपड़े धोने के सोप, डिटर्जेंट्स आपको मिलेंगे। इतने खुशबूदार मिलेंगे, इतने चमकीले पैकेट में मिलेंगे, मन करेगा इनको खरीदें और घर ले जाए और खुशबू लें। सोप और डिटर्जेंट किस तरह का प्रदूषण करेंगे, ये कभी हमने नहीं सोचा। सोप और डिटर्जेंट शहर के अंदर एक राक्षस के भांति घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं? हम
10-10, 20-20 सोप प्रत्येक माह में प्रयोग कर रहे हैं। सारे सोप और डिटर्जेंट्स का जो प्रदूषण है वो सीधे हमारे परिवारों की नालियों से होता हुआ हमारे सीवेज सिस्टम में जाता है। पूरा सीवर सिस्टम होते हुए उसकी कोई निकास प्रणाली, उसकी कोई अलग व्यवस्था ना होने की वजह से अधिकतर राज्यों में ये नदियों में मिल रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है और हम इसे आंख बंद करके या आंख को, नजरों को साइड में करके इसे देख रहे हैं कि सारे नदियों का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है सीवेज सिस्टम। सीवेज नालों में मिले और नाले सीधे नदियों में मिले। ऐसी स्थिति दिल्ली राज्य में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, कई सारे राज्यों में ये देखा जा रहा है। हो क्या रहा है कि प्रदूषण का सारा सीवेज सिस्टम जब नदियों में मिल रहा है तो एक नया कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी से लाएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है कि मनुष्य कॉस्टिंग बढ़ा रहा है, उस गंद को साफ करना सीवर को, और उसके बाद साफ सुथरा थोड़े कम साफ पानी को नदियों में मिलाना। लेकिन शहरों में, गांवों में इतनी ज्यादा आबादी हो गई है। आज भारतवर्ष का अगर हम देखें 135 करोड़ आबादी, जो अपना सारा परिवारों से डेली का, प्रतिदिन का जो गंध है वो नदियों में मिल रहा है। और ये गंध चाहे साबुन के माध्यम से हो, कूड़े के माध्यम से हो, जिसे हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, सारा का सारा नदियों के अंदर जा रहा है। और इसको रोकने का प्रयास कुछ प्रतिशत कुछ सरकारें कर भी रही हैं कि नदियों में कोई भी नाला मिलने से पहले जो वाटर क्वालिटी हो उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक लाया जाए। लेकिन कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सरकारें इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये त्रुटि भरी अपनी टेक्नोलॉजी, जिसमें इतनी सारी कमियां हैं। मैंने आपको बताया इतने सारे सोप्स, डिटर्जेंट यूज किए जा रहे हैं। इन डिटर्जेंट्स में क्या है ऐसा जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? एक्वेटिक लाइफ सिस्टम पूरा खत्म हो गया नदियों का। जब ये नाले नदियों में गिरते हैं तो पूरा एक्वेटिक लाइफ सिस्टम खत्म हो रहा है। इन सोप डिटर्जेंट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है पॉलीफॉस्फेट, सरफेक्टेंट। हजारों टन सरफेक्टेंट, पॉलीफॉस्फेट इन सोप्स को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। हजारों तरह के फ्लेवर्स डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। ये कलरिंग एजेंट्स इतने टॉक्सिक हैं जो सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये नदियों में जाते हैं, अगर आप किसी भी नदी के नजदीक जाएं जहां ये सीवेज मिल रहा है तो आप देखेंगे बड़े बड़े झाग मिल रहे हैं। आप यमुना नदी के नजदीक जाएं या कालिंदी पुल के नजदीक जाएं या हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाहर जाए तो नाला एक मिल रहा है, तो आप वहां देखेंगे बड़े बड़े झाग बन रहे हैं। इन झाग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हजारों टन प्रतिदिन सोप और डिटर्जेंट का मानव के द्वारा सीवेज सिस्टम में डाले जाना, और वो सीवेज सिस्टम नदी में जाना। दिल्ली जो देश की सबसे बड़ी राजधानी है, अपना एक सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ नाला। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस नाले का आप जाके निरीक्षण जरूर करें। आप पाएंगे पूरे के पूरे दिल्ली का एक साइड का प्रदूषण दूसरी साइड जा रहा है। और ये प्रदूषण इतना हैवी अमाउंट में है कि नदी बिल्कुल, यमुना माता बिल्कुल काली हो गई है, झाग बन गए। सरकारें चाह के भी हजारों करोड़ लगाने के बाद भी पिछले 50 सालों में नदियां साफ नहीं हो पाई। क्यों? आखिर क्यों? मंशा नहीं थी सरकारों की। सबसे बड़ा कारण आंतरिक प्रदूषण, कि मैं जो घर में प्रयोग कर रहा हूं, जो सोप
डिटर्जेंट, उससे मेरा कपड़ा साफ होना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। हम ऐसा साबुन का भी प्रयोग कर सकते थे जो खुशबू ना दे, जो हाथों को खराब ना करे, जिससे निकला हुआ कूड़ा उस सोप से अगर जल में भी जाए, जल की ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। बचपन से हम देखा करते थे परिवारों में, जब मट्टी के बाद नया जो पहला सोप आया, डंडा सोप। डंडा सोप या नौलखा एक ऐसा सोप है जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है और कपड़ा पे हल्का लगाने के बाद, हल्के से कपड़े लगाने का बहुत कम प्रदूषण करता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल ऑयल से बना होता है। वेजिटेबल और जो प्राकृतिक तेल होता है, सरसों का तेल हो या रिफाइंड हो, जो बचा हुआ उससे तेल, सरसों के तेल से बनाया जाता है और बहुत 2% या 3% बेस डाला जाता है, जल का प्रदूषण कम करता है। टेक्नोलॉजी, नए नए तरह के ऐड आना, बहुत से एडवर्टाइजमेंट जो मन पे प्रभाव डाल रहे हैं मनुष्य के, जिसके कारण मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती जा रही है। और सीवेज जो सारा नए नए तरह के सोप, सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सीधे सीवेज सिस्टम में आ रहे हैं। तो हाई अमाउंट में सर्फेक्टेंट, मैंने बताया फॉस्फेट्स एंड डिटर्जेंट्स जो नदियों में जा रहे हैं और जो झाग बना रहे हैं, नदियों का रंग काला होता जा रहा है। मैं आपको कुछ स्लाइड्स में जरूर दिखाता कि किस तरह की नदियों की व्यवस्था है। इतना ज्यादा कालापन बढ़ गया है, जिसे हम माता कह रहे हैं, छठ पूजा पे, दशहरा पे पूज रहे हैं, उसकी दयनीय स्थिति होती जा रही है। अभी 22 मार्च के बाद हमें पूरे भारतवर्ष में पता लगा कोरोना लॉकडाउन, लोगों का घर से निकलना बंद इसलिए किया गया कि महामारी की चपेट में ना आए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा घाटा मनुष्य को हुआ और सबसे ज्यादा फायदा प्रकृति को हुआ। और जल को, माताओं को, जो हमारी नदियों को, उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। काफी सारी नदियों का जल, जिसमें अपनी यमुना माता का भी जल बहुत शुद्ध हो गया, अपने आप शुद्ध हो गया। कारण ये हम लोगों को पता लगा, जो नदियों को प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा कारण था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अधिकतर इंडस्ट्री सीवेज सिस्टम से भी ज्यादा अपना पॉल्यूटेंट नदियों में डाल रही थी। मैं साक्षात्कार में कोरोना लॉकडाउन के बाद नदियों का भ्रमण किया और ये पाया, यमुना नदी का जल इस लेवल पे आ गया है कि इसकी सुंदर, उसको पिया जा सकता है बिगर वाटर ट्रीटमेंट के। पिछले 5 महीनों के कोरोना लॉकडाउन के दौरान नदियां ने अपने आप को, जिसे कहते हैं, सेल्फ रिकवर किया। पिछले कई टाइमों से ये कहा जाता था इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है नदियों को साफ करने का, इतने 1000 करोड़, और आज ये हम पाते हैं कि अगर संसार को 5 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, फैक्ट्रियां वगैरह, मनुष्य को घर के अंदर बंद कर दिया जाए, तो प्रकृति रीजेनरेट हो जाती है, रिकवर हो जाती है, नदियां रिकवर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य का आंतरिक पर्यावरण बाहरी पर्यावरण को प्रदूषण करता है और जिसकी वजह से अधिकतर जल, वायु ये दूषित हो गया। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान, 1 मिनट, मेरा लैपटॉप मेरा बंद हो रहा है, 1 मिनट में जरा। आप लोग बने रहे कार्यक्रम में, जो भी आप सभी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर व्याख्यान चल रहा है डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी द्वारा। और मनमोहन पंचाल जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। स्नेहा सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। आ गए डॉक्टर रुपेश जी। 1 मिनट, मेरा लैपटॉप जरा। जी 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 जी। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है कार्यक्रम में। भोजपुरी धमाल, आपका भी स्वागत है। श्रेया सिंह, स्वागत है आपका। सुनील जी असम से जुड़े, आपका भी स्वागत है। प्रमोद जी, सुरेश बिजोड़िया जी,
बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंधु जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत आभार है। और बहुत सही व्याख्यान, जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो मंच का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम सभी के सामने डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी रख रहे हैं। जी सूर्य प्रणाम करें। लैपटॉप के चार्जिंग की वजह से। तो कोरोना लॉकडाउन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि इतना बड़ा जो सिस्टम नदियों का था, जो हम खुद साफ नहीं कर पा रहे थे, प्रकृति ने 70% सिस्टम खुद साफ कर लिया है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो बंद हो गई, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और नदियां अपने आप ही साफ हो गई। लेकिन ये सीवेज निरंतर मिलता रहा। आज हमें सोचना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी नदी है यूरोप की थेम्स नदी, जिसके स्टैंडर्ड इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ये नदी जाएगी तो एक प्रिमिसिबल लिमिट के थ्रू इसकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर रखे जाएंगे, तभी दूसरी नदी में जाएगी, एंटर होगी। राज्य अर्थात वहां के रहने वाले निवासियों को अपनी जिम्मेदारियों को यह तय करना पड़ेगा कि हम ऐसे कारक ना प्रयोग करें जो नदियों को दूषित कर रहे हैं। आज हम घर में जो भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण बताया, सोप नहाने के हों, कपड़े धोने के हों, ये जितने ज्यादा सोप वगैरह जो हम प्रयोग करेंगे, नदियां दूषित होंगी, हमारी माता दूषित होगी। जो भारतीय दृष्टिकोण है, नदी को माता मानती है, और अगर हम माता मानती हैं, अगर जिनको हम माता मानते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो घर में आने वाली प्रत्येक वस्तु, घर में इवन शौच की भी निकासी का जो स्थान, जो माध्यम है, वो भी सीवेज है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि एंशिएंट टाइम में की जो व्यवस्था है सीवेज सिस्टम की, वो नदियों में कभी नहीं मिलती थी, वो सोसाइटी के अंदर ही उसको डंप किया जाता था, पानी में डंप नहीं किया जाता। ऐसी व्यवस्था को पुनः लाना पड़ेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हम नहीं लाएंगे तो नदियां मर जाएंगी। इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई, लेकिन अधिकतर जल, नदियों का जल नालों में चला गया, और वो जो जल था बहुत कीमती जल था, पीने लायक जल था। तो आज शहरों के अंदर जो जल आ रहा है, कहां से आ रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है। और ये जो जल है हमें कुछ राज्यों में निशुल्क भी मिलता है। सरकारें एक गिफ्ट के तौर देती हैं, और गिफ्ट तो एक बार दिया जाता है, लेकिन ये गिफ्ट हमें प्रतिदिन 30 दिन निशुल्क मिलता है। आज दिल्ली जैसे प्रांत में 20,000 लीटर प्रत्येक परिवार में जल जाता है। लोग बड़ा धन्यवाद भी कहते हैं, सरकारें ऐसा कर रही हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या दिल्ली प्रांत के अंदर अपना जल है क्या? दिल्ली प्रांत के अंदर यमुना की स्थिति दयनीय है। मैंने आपको बताया, दिल्ली प्रांत जो जल है 200 किलोमीटर दूर पानी की पाइपलाइन अंबाला से लेके आता है, मांगता है, ट्रीटी हुई है कि आप हमें अलग से पाइपलाइन दो, और वो जल भारत के नागरिकों को के पैसों के आधार पे साफ होता है, क्लीन होता है, और हमारे घरों में आता है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि जल को, साफ जल हमारे परिवारों में दे, सुबह शाम दे रही है, 2 घंटे 1 घंटे है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी अपने घरों से निकला हुआ जो जल है, साफ सुथरा जल, नदियों में डालें? हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तो ये वो दिन तय है कि जिस दिन नदियों की आत्मा भी मर जाएगी, और उसका सबसे बड़ा जो पाप के भागीदार होंगे ये मनुष्य प्रजाति होगी। और इस प्रजाति के ऊपर जो श्राप लग चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि कालिंदी कुंज पे जाने के बाद यमुना नदी का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। कई जगह ऐसा व्याख्यान आया कि हरियाणा, दिल्ली से निकलने का नदी पुनः हरियाणा में मिलती है, और कुछ लोग यमुना में भी अपने परिजनों का जब संस्कार के लिए नदी में जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं है। और ये पाया गया वहाँ पर लोग नदी में जहाँ पानी नहीं है तो गड्ढा खोद के
उनके अवशेषों को दबा देते हैं और ये कहते हैं कि जब यमुना नदी आएगी बाढ़ के दिनों में तो ये अवशेष उसमें चले जाए। तो कितना दुखदायी परिस्थिति है कि मरने के बाद भी माता का जल ना मिलना। उस आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी अपने परिजनों को जिनको जल, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, चाहे वो यमुना का हो या गंगा का हो। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक बालक की, प्रत्येक विद्यार्थी की, कि ऐसी डिग्रियां हम ना बनाएं जिनको लेने के बाद, मॉरल वैल्यूज को लेने के बाद जो डिग्री के अंदर रह जाएं और जब समाज में आए तो अपने हम बाथरूम के अंदर बैठ के खूब गंद फेंक रहे हैं, रसोई के अंदर जाके खूब गंद नालियों में डाल रहे हो और कह रहे हो मेरे घर में तो गंद नहीं है, कहीं बाहर जा रहे। मेरा आप लोगों से बहुत निवेदन भी है, ये विषय संसार के लिए बहुत जरूरी विषय है, एक जागरूक समाज के लिए बहुत जरूरी विषय है कि पानी का प्रदूषण। हमें प्रतिदिन एक छोटे छोटे ऐसे सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा कि कम स्वच्छ जल का प्रयोग लाना और कम से कम जल के अंदर गंदगी को डालना, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाना कि कम से कम अपने घर के बालक बालिकाओं को ऐसी अभ्यास कराना कि सिर्फ एक बाल्टी पानी में नहाना, आधे गिलास पानी को देना, जब भी कोई मेहमान है आधे गिलास पानी को देना, वर्षा के जल को स्टोरेज सिस्टम बनाना, जमीन के अंदर लेके जाना कि वाटर टेबल को रिस्टोर करना। पहले तो नदियां जब वाटर टेबल को रिस्टोर कर लेती थी, अब हमें वर्षा के जल से ही रिस्टोर करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई सारे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये आदेश भी जारी किए कि आपके यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी है अगर आपका इंस्टीट्यूशन 1 एकड़ से ज्यादा जगह पर है। नदियों को रिकवर करने के लिए CSR को डाइवर्ट करना पड़ेगा, समाज के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी। मेरी अंत में 2 शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जितनी जिम्मेदारी हमारी घर की माता की है उतनी जिम्मेदारी हमारी नदियों की है जो कि हमारी माता है। इसकी यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सभी आत्मनिर्भर भारत की कमेटी को तमाम करता हूँ, धन्यवाद। राम राम नंदी जी जी आमंत्रित करने के लिए सभी आत्मनिर्भर भारत की कमेटी को तमाम राम राम जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान और हम सभी को सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे डॉक्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी को, तो कहीं मन ही मन खुश हो रहे होंगे। इतने सुंदर व्याख्यान, इतने सुंदर बातें के लिए डॉक्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। ऐसे मैक्सिमम चीज़ें लोगों को पता होती है लेकिन करता नहीं है। क्या है, जैसे हम अपनी माता का ख्याल रखते हैं वैसे गंगा नदी का, यमुना नदी का हमें ख्याल रखना चाहिए। जब तक अभी आपने डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी ने जिक्र किया कि द्वारका में प्लेट तो मिल जाते हैं लेकिन पानी कहाँ से मिलता है, ये रियलिटी है। द्वारका की नहीं, मतलब भारत में मैक्सिमम जगह की स्थिति यही है कि पानी की बहुत समस्या चल रही है। तो बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ। हमारे साथ में विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में। और आपका जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं रुपेश कुमार गुप्ता जी से। बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे लाइव प्रश्न आपको पूछने का मौका मिल रहा है। आप पूछे अपना प्रश्न। जी धन्यवाद मनीष जी। आज के अतिथि डॉक्टर रुपेश कुमार जी का बहुत नमस्ते। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, लेकिन इस दिशा में सभी एकजुट होते हैं एक मंच पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दिशा में जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो एक सकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारे देश कहीं ना कहीं अपने विकास को महत्व देते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि सभी देश एकजुट हो, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बढ़ जाती है। कोविड-19 सब परिस्थिति जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो इसमें किस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए या विश्व संस्था जो है उसको भी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए?
थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। देखिए विशाल जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी बात सरकार पे आके रुक जाती है। देखिए 135 करोड़ की आबादी और सरकार का जो तंत्र है 29 राज्यों में जो तंत्र है 10,000 लोगों का तंत्र है, जिसमें जितने स्टेट के सेंटर के मिनिस्टर्स हैं। अगर हम ये मानेंगे कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, तो जो डिग्रियां वगैरह जो दी गई हैं उसका मतलब वो सिर्फ मार्कशीट कागज के रूप में है। अगर हमने कोई भी व्यवस्था को रुपेश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रुपेश जी, लगता है किसी कारणों से रुपेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मतलब नेटवर्क समस्या चल रही है। मैं एक बार, तो आप सभी कार्यक्रम में जो जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और काफी चीजों के बारे में जानकारी मिली है आपने सभी को। और हमारे साथ प्रमोद जी भी जुड़े गए हैं। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं एक बार रुपेश जी से बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करें आप। अच्छा, कोई नहीं, दोबारा आइए उसी पे। ठीक है, डॉक्टर रुपेश जी आ रहे हैं हम सभी के बीच में। हमारे साथ में प्रमोद कुमार जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से। जी, प्रमोद जी का अपना व्यवसाय है और सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इस टीम के सदस्य हैं, पूरी टीम के। तो बहुत बहुत स्वागत, आभार आज के कार्यक्रम में। और विशाल जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा था आज। बहुत अभी रुपेश जी जुड़ रहे हैं अपने साथ में, और भी जो कई सारे स्क्रीन पे भी हैं उनका भी जवाब मिलेगा। एक प्रश्न है, बढ़ती बाढ़ की समस्या का विकल्प नदियों को जोड़ना जरूरी है क्या, और इसके क्या लाभ है? क्या बात? आप सभी से एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें फेसबुक पेज पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इन कार्यक्रम को देखें। और कुछ ना कुछ कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ ना कुछ लोगों के अंदर परिवर्तन तो आता ही आता है। और आप सभी का आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी के आशीर्वाद के कारण। तो आप सभी का आशीर्वाद स्नेह हम लोग बना रहे हैं पूरी टीम के साथ में। और विशाल सिंह जी, प्रमोद जी सभी टीम के ही सदस्य हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन रहता है, हम लोगों को आशीर्वाद है। तो कल का जो व्याख्यान है, कल का बहुत सुंदर व्याख्यान होने वाला है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कल का कार्यक्रम है मानवीय मूल्यों की खोज, और श्रीमती डॉक्टर नीरू जोशी जी हैं, कल रहने वाले हैं हम सभी के साथ में। तो आप सभी लोग अवश्य जुड़ेंगे, इतना हमें है भरोसा। बाकी अपने सभी दोस्तों को भी आप लोग जोड़ें। इनके कई सारे वर्टिकल चल रहे हैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के, और अभी इसी पे ये पुस्तक निकालने की तैयारी चल रही है कि टॉप 50 ऐसे करके व्याख्यान जो हुआ है, और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो निकलेगा अभी कार्यक्रम का भारत विमर्श के नाम से ऐसे व्याख्यान निकालने की तैयारी चल रही है, ताकि वो पब्लिकली लॉन्च हो। और देखते हैं क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है। डॉक्टर साहब जुड़े नहीं है, मैं एक बार दोबारा कोशिश, जुड़ गए डॉक्टर रुपेश जी। विशाल जी, मैं करता कि हमें जी डॉक्टर रुपेश जी दोबारा कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। विशाल जी, मैं ये कहूंगा कि जो अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हमने मजबूत बनाना पड़ेगा। सिर्फ
29 स्टेट की राज्यों के ऊपर ये डिपेंड रहना कि वो प्रदूषण को रोकेंगे, ये सोचना गलत है। उस समाज में वो कमजोर समाज होता है जो ये सोचता है कि सरकारें हमें मजबूत बनाएंगी, इस प्रदूषण को सरकारें रोकेंगी। मैंने जैसे आपको बताया, जो आंतरिक प्रदूषण है इसको गहराई से सोचना पड़ेगा कि आंतरिक प्रदूषण ही बाहरी प्रदूषण का कारण है। उपभोक्ता भाग संस्कृति ये हमारे प्रदूषण का कारण है। मानसिकता और बौद्धिकताओं में कुसंगताएं लाना ये हमारा प्रदूषण का कारण है। पहले मनुष्य के अंदर भीतर ही प्रदूषण होता है, फिर वो बाहरी प्रदूषण का रूप ले लेता है। जितने मैंने बताया कि बचपन में वो साबुन, डंडा, सोप, नौलखा आज भी आता है, लेकिन लोग उसे नहीं खरीदते। आज कौन सा साबुन खरीदते हैं? रिन का, मैना, फेना, डिटर्जेंट, टाइड। कारण बाहरी एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होना कि कपड़ा कितना साफ हो, ये नहीं सोचना कि अपनी माता कितनी प्रदूषित हो जाएगी। तो ये आंतरिक प्रदूषण के कारण भारी प्रदूषण हो रहे। सरकारें कितना भी पैसा खर्च कर दे, मैं आपको उदाहरण दूं, भारत के अंदर जो यमुना नदी जो 5 स्टेट से होके गुजरती है, पिछले 80 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। क्या ये साफ हो गई? क्या किसी ने आरटीआई लगाई कि पैसा कहाँ गया? बताया जाएगा नदी को साफ करने में लगा दिया गया। अपनी माता है गंगा, सबसे पवित्र माता है, उस पे भी साफ करने के लिए लगाया गया है, जा रहा है पैसा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं जो आज भी इफेक्टिव हैं, लेकिन यही प्रोजेक्ट्स यमुना नदी के लिए नाकामयाब है। तो एक आग्रह है, छोटी छोटी बातों को परिवारों के अंदर सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण ये भी आता है, हम पर्यावरण की बात करते हैं, सुबह सुबह दिल्ली जैसे प्रांत में और ऐसे कई सारे 50 शहर हैं, ये कहते हैं कि कूड़े वाली गाड़ी आ रही है। कूड़े वाले तो हम हैं, और हमने नाम किसकी संज्ञा रखी है? दूसरा कूड़े वाला। तो विशाल जी, हमें अपने अंदर आंतरिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके सरकारें की जो सोच है, राज्यों की जो सोच है, वो एकजुट होगी। वरना ये एडवर्टाइजमेंट की तौर में समाचारों में, पत्रिकाओं में रह जाएंगे। मेरा आपसे ये है कि जो आज बातें छोटी छोटी मैंने बताई हैं, ये छोटी ही बातें बड़े बड़े प्रदूषण को खत्म करेंगे। दिल्ली जैसे प्रांत के अंदर 3 बड़े पहाड़ हैं, मनीष जी भी जानते होंगे कि भलसवा पहाड़ है कूड़े का, गाजीपुर है, ओखला है। ये हमारे द्वारा ही तो बनाया गया है। हम उस कूड़े को दे देते हैं और कूड़ा कहाँ डालें? ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे राज्यों की समस्या, कई देशों की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। जब तक हम अपने घर का कूड़ा घर में, ऐसा कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरकारों की तरफ हम ताकते रहेंगे, समस्या हमने क्रिएट की, बात हम सरकारों की कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी समस्या का निवारण हम ही करेंगे। धन्यवाद विशाल जी, और बताएं भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। एक प्रश्न है स्क्रीन पे, ये आपके सामने है। सर, पर्यावरण संरक्षण की बात सभी करते हैं, किसी देश की बात हो, लेकिन उससे लागू करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं सकारात्मक विचार इस दिशा में नहीं दिखता है। स्नेहा सिंह जी का। हाँ, सबसे अच्छा प्रश्न है स्नेहा जी का। देखिए स्नेहा जी, जब इस दिशा की बात करेंगे तो जैसे ही मैं घर से उठूंगा, उठते ही सबसे पहला काम मनुष्य क्या करता है? जल हमारे लिए क्या है? जल देवता है, जल को हमने देवता माना है। वायु हमारे लिए देवता है, धरती हमारे लिए माता है। ऐसे जब उठते ही तुरंत हमें सबसे पहले मातृभूमि को नमन करके क्षमा मांगते हैं। एक संस्कृत का श्लोक का भी उच्चारण करते हैं कि माता, अपने जीवन यापन के लिए मुझे आपकी धरती के ऊपर, वृक्ष स्थलों के ऊपर पैर रखना पड़ रहा है। जल को ग्रहण करने से पहले जो जल ग्रहण किया है, इस जल हमारे लिए पॉजिटिवनेस, वाइब्स लाए, ये भी देवता है। जब हमने जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सबको देवता माना है, तो ऐसा विचार लाना पड़ेगा प्रत्येक मनुष्य को, जब जाके ये बातें धरातल पर आएंगी। आंतरिक तौर से जब हम किसी का श्रद्धा और इज्जत नहीं देंगे तो कैसे इन बातों को धरातल पे उतारेंगे? फाइलें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन भी जाएं, लेकिन फिर वो समस्या फिर क्रिएट हो जाएगी। प्रदूषण की ये समस्या हमें भारतीय दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी। भारतीय दृष्टिकोण
अपने इन 5 तत्वों को देव मानता है, और इन्हीं के प्रदूषण की तो बात कर रहे हैं हम, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम अपना सॉइल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, मिट्टी के प्रदूषण की। तो जब हमने इनको देवता मान लिया तो देवता के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, हमारी पूजा होती है, हमारी साधना होती है। हम उसको प्रदूषण के बारे में करने का बहुत कम सोचेंगे और बिल्कुल सोचना, उसको करना भी बंद कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं, शहरों में किचन के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण चालू होता है और सारा सॉलिड वेस्ट उठा के कूड़े में डाल दिया जाता है। खाने की चीजों को कूड़े में डाला जा रहा है, वो कूड़ा सीधे दिल्ली का एक उदाहरण आया, बड़े बड़े टीलों में बदल गया, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, बंगलौर जैसे शहर में गाय भैंस तो बंद हो गई, तो किसको खिलाया जाए? तो कारण क्या है कि सारा कूड़ा मिट्टी में चला गया। जिन चीजों से हम कन्वर्ट करके गाय भैंसों को भी दे सकते थे, मवेशियों को दे सकते थे, वो चीजें कूड़े और मिट्टी में चली गई, प्रदूषण वहां बढ़ गया। तो हमें आंतरिक तौर पे इनको चीजों को अगर धरातल पे लाना है तो परिवार से, अपनी रसोई से, सुबह अपने जो अपना सुबह का काल होता है उसमें उठते ही इन देवी देवताओं को, 5 देवताओं को पूजते हुए उनका विचार करना पड़ेगा, जब भी हम धरातल पे अपने प्रोजेक्ट हों या भारत सरकार के उनको ला सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में बिहार प्रांत का कार्य देख रहे हैं। जी आलोक जी, अपना प्रश्न आप डॉक्टर रुपेश जी से पूछें जो हो। जी मनीष जी धन्यवाद, और आज के वक्ता को भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, सभी पहलुओं को उन्होंने समेटा। मेरा तो कोई भाई साहब एक वो प्रश्न है अवेयरनेस को लेके कि इस जो भी आपने बोला व्याख्यान में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक तो माध्यम ये है जो आपने व्याख्यान दिया, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और दूसरा अन्य और कितने माध्यम है जैसे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पहुंचाया जाए। बाकी इसमें भाई साहब एक चीज़ और मुझे जोड़ना है कि जैसे हमारे पूर्वजों का जो जीवन रहा है वो पर्यावरण ही ऐसी रहा है, हम सभी जानते हैं। जो भी पहले खेत जोता जाता था, उससे पहले पॉलीथीन नहीं थी, 30 साल पहले थैले में लोग सामान खरीदा करते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपने पहले ही व्याख्यान में समेट दिया है। तो मेरा बस यही है कि अन्य माध्यमों से कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, तो इस पे आप अपना सुझाव दें। मैं तो ये कहूँगा, जितने भी संगठन हैं, एनजीओ हैं, और जिन जिन संस्थाओं से, चाहे ऑफिस से भी हम जुड़े हों, अपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे आज प्रचलन में आ गया है, एल्युमिनियम का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है परिवारों में। फ्राई पैन हो, कुकर हो, एल्युमिनियम के हो रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी रोगग्रस्त हो रहा है। जैसे मैंने पेस्टिसाइड्स का बताया, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, वैसे ही एक है एल्युमिनियम एक टॉक्सिक मेटल है मनुष्य के लिए, और ये टॉक्सिक मेटल हमारे किचन रसोई में आ चुकी है। जब हम चीजें, चाय बनाएंगे तो एल्युमिनियम के बर्तन में बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो कुकर में बनाएंगे। तो ऐसी चीजें परिवारों में घुस चुकी है जो उनको पता ही नहीं है। ऐसी सब्जियां सुंदर सुंदर, जब हमारी माताएं बहनें या हम भी खरीदने जाते हैं तो हम सुंदर सुंदर सब्जियां खरीदते हैं। ऐसी सब्जियां खरीदेंगे जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना समझदार है, वो चमकीली सब्जियां खरीदता है, और कीड़ा, छोटा सा कीड़ा इतना समझदार है, वो उन्हीं सब्जियों को खाता है जिनमें पेस्टिसाइड कम है। तो कीड़े को पता है इस सब्जी के अंदर, इस बैगन के अंदर पेस्टिसाइड कम है, इसको खाना है। लेकिन मनुष्य को क्या पता है? उस सब्जी को खरीदना है जो ज्यादा चमकीली है। तो देखिए, प्रकृति का जो एक छोटा सा कीड़ा है वो पेस्टिसाइड को पहचान लेता, हम नहीं पहचान पाते। आज कैंसर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य कई बार होता है, अपनी मनुष्य सभ्यता डर से ज्यादा सीखती है, समझ से कम सीखती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि घर के अंदर जितनी चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान दें। हमें पता लगेगा कई सारी चीजें अपने घर के अंदर ही जहर भरी चीजें रखी हुई हैं। मैंने एक एल्युमिनियम के फ्राई पैन का उदाहरण बताया। सुंदर सुंदर सब्जियां, लाल लाल सेब, चमकीले सेब, जिनके अंदर वैक्स लगाए। चाय पीने के कप,
ग्लास का, अगर एक कागज आप ले, कॉमन सेंस ले, कागज ले, पानी में डाल दे तो गीला हो जाता है, लेकिन एक कप कागज का जिसके अंदर गर्म चाय डाल रहे हैं वो खराब नहीं हो रहा, तो उसके अंदर वैक्स लगा है। तो कई सारी चीजें हमने अपने घर के अंदर लिया है। तो घरों में इस बात की चर्चा हो कि भैया ये टॉक्सिक चीजें हम घर के अंदर कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषण हो रहे हैं, बाहर का पर्यावरण तो बाद में प्रदूषण होगा। तो घर के अंदर जब ये चीजें खत्म होंगी तो हमें समझ आएगा कि ये समझ डेवलप होगी परिवार समाज के अंदर कि बाहरी पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है। ये विचार अभी तक घुसा ही नहीं है। जैसे कोरोना आया ना कि एकदम हवा हो गया पूरे संसार में। कोरोना किस वजह से आया इसको समझना पड़ेगा। एक जरा सा डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं वो हमारे लिए इतना खतरनाक हो गया। एक नई बातचीत अभी पूरे संसार में हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी की वैक्सीन आ रहा है। इससे पहले एक नई बात हुई थी जब कोरोना चालू हुआ, हमारे को इतने लाख वेंटिलेटर, न्यूज बन रही थी, सारे मीडिया रिपोर्टर। आप बताइए भारत इतना सशक्त नहीं है कि करोड़ों अरबों वेंटिलेटर खरीद सके, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कम डेथ रेट रहा। उसका कारण क्या था? एक न्यूज आई कि हम चाय पीते हैं, चाय में थाइरोक्लोबिन होता है, दैट इज ए एंटीवायरल कंपोनेंट। हम काली मिर्च की चाय पीते हैं, तुलसी की चाय पीते हैं, एंटीवायरल कंपोनेंट है। हमारी जीवन शैली ही ऐसी है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो हमें वैक्सीन की क्या जरूरत है? आज भी डेथ रेट सबसे कम है। तो हमारी जीवन शैली के अंदर ही पर्यावरण भरा हुआ है। हमने सिर्फ विचार करना है। आपसी जो बातचीत हो, चौपालों में, आपस में हो, ऑफिस में हो, शिक्षा संस्थानों में, तो ऐसी बातों की चर्चा जरूर है। तो ये विषय धरातल पे उतरेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। आज हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे संसार के ग्रैंड एम्बेसडर हैं पर्यावरण को लेके। पर्यावरण पे बहुत चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति पर्यावरण पे चर्चा करना चाहता है। सिर्फ यह है इस चर्चा को आंतरिक रूप से उसके मन में जाए, तभी हम पर्यावरण को साफ सुथरा बना सकते हैं। धन्यवाद आलोक जी। बहुत सुंदर प्रश्न आलोक जी। और डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी, आपका बहुत एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था। अब प्रमोद जी मुस्कुरा रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने कि जो बैगन होता है या जो भी सब्जी होता है, हम तो चमकीले सब्जी देख करके ले आते हैं घर पे, लेकिन होता क्या है, कीड़े भी इतने तेज होते हैं कि वो उस चीजों को खाता है। पता होता है कि हमें इन चीजों को खाना है, उसी प्रकार से हम गलत चीजें उठा ले आते हैं। बिल्कुल सही बोला, तो एल्यूमिनियम वाली चीजें अपनी बोली। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझाया। और काफी सारे लोग जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैंने खुद मना किया 5-6 लोगों को नहीं जुड़ने के लिए, क्योंकि जुड़ने के बाद में नेटवर्क की थोड़ी समस्या रहती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा मना किया। तो बाकी मैं आज हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, और आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। प्रमोद जी। मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की ओर से डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि नदियों से लेकर के हमारे घर के जितने भी इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, पेस्टिसाइड हो गया, कीटाणु हो गया, वायरस हो गया, सभी को छूने का प्रयास किया है। इसमें बहुत से दर्शक जो हैं, लाखों दर्शक देखते हैं इस वीडियो को, वो बहुत लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी को। और अपने साथ जुड़ने के लिए विशाल जी को और आलोक जी को भी एक धन्यवाद देना चाहता हूं। और लाखों दर्शक जो इससे लाइव जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वदेशी आत्मनिर्भर टीम की तरफ से। धन्यवाद प्रमोद जी। धन्यवाद प्रमोद जी, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि एक बार आपसे निवेदन करने पर आप जुड़ गए हैं। तो पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम जी।